Hello everyone. So we were covering M. Lakshmikant, chapter number 23, that is Parliament. Until now we have covered uh, speakers. Now we are beginning with Deputy Speaker of the Lok Sabha. Okay. अब अगर हम डिप्टी स्पीकर की बात करें ना, तो जैसे स्पीकर लोकसभा के मेंबर होता है उसी में से चुना जाता है, वैसे ही डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा के मेंबर में से ही चुना जाता है. ठीक. ये जब स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद इलेक्ट होता है. जो डिप्टी स्पीकर का डेट होता है इलेक्शन का उसे फिक्स करता है स्पीकर. स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन फिक्स करता है? प्रेसिडेंट. ठीक. अब अगर डिप्टी स्पीकर की ऑफिस ना वैकेंट होती है तो लोकसभा क्या करेगा? किसी दूसरे मेंबर को चुनेगा उस वैकेंसी को फिल करने के लिए. मतलब अगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट रहेगी तो लोकसभा नया डिप्टी स्पीकर चुनेगा. लाइक द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस यूजली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा. जैसे स्पीकर ना जब तक लोकसभा रहेगी लाइफ में तब तक स्पीकर रहेगा, वैसे डिप्टी स्पीकर भी जब तक लोकसभा रहेगी तब तक रहेगा. However, he may vacate her office earlier in any of the following three cases. लेकिन कुछ केसेस में उसे अपना जो सीट है उसे वेकेट करना पड़ सकता है इवन बिफोर डिजॉल्विंग ऑफ द लोकसभा. जैसे कि अगर वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता है, ठीक है, अगर उसकी लोकसभा की जो मेंबरशिप है वो सीज हो जाती है. सेकेंड केस में अगर वो रिज़ाइन कर देता है बाय राइटिंग टू द स्पीकर. ठीक. अब स्पीकर जब रिजाइन करेगा डिप्टी स्पीकर को लिख के देगा रिजिग्नेशन अपना, और जब डिप्टी स्पीकर रिजाइन करेगा तो स्पीकर को दे के रिजिग्नेशन दे के उसके बाद रिजाइन करेगा. ओके. तीसरा केस है कि अगर डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी से लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास करके रिमूव किया जाए तो भी उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी. लेकिन ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास करने से पहले उसे 14 डेज का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा. ठीक है. अब डिप्टी स्पीकर की कुछ ड्यूटीज़ होती है. ठीक है. कब? जब स्पीकर की ऑफिस वैकेंट रहती है. डिप्टी स्पीकर एक्ट एज ए स्पीकर अगर स्पीकर जो है वो हाउस से अब्सेंट रहता है. तो डिप्टी स्पीकर कब स्पीकर की भूमिका निभाएगा? जब या तो स्पीकर की सीट वैकेंट रहेगी या स्पीकर अब्सेंट रहेगा हाउस की सीटिंग से. इन बोथ द केसेस ही सी एज्यूम ऑल द पावर ऑफ द स्पीकर. ठीक है. इन दोनों केसेस में, चाहे वैकेंसी के केस में या अब्सेंटी के केस में, उसके पास सारे पावर स्पीकर के होंगे. इस सिचुएशंस में वो ज्वाइंट सिटिंग को भी प्रिसाइड करेगा. ठीक. अगर स्पीकर जो है एब्सेंट रहता है, ठीक, सिटिंग से. He also preside over the joint sitting of both the houses of parliament in case of speaker is absent from such sitting. अगर स्पीकर एब्सेंट रहता है तो ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा? डिप्टी स्पीकर करेगा. इट शुड बी नोटेड हियर दैट डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस. अब देखो, अगर बात करें ना तो सुनने में ऐसा लगता है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, मतलब डिप्टी स्पीकर तो सबऑर्डिनेट होगा, पर ऐसा नहीं है. डिप्टी स्पीकर की भी पोस्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भी डायरेक्टली हाउस से चुना जाता है और हाउस के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है. डिप्टी स्पीकर के पास एक स्पेशल प्रिविलेज है, ठीक है, कि जब भी वो किसी पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर अपॉइंट होगा ना तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन हो जाएगा. मतलब वेन एवर अपॉइंटेड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ही विल ऑटोमेटिकली बिकम इट्स चेयरमैन. ठीक, ये ध्यान रखना है. Like speaker, deputy speaker while presiding over the house cannot vote in the first instance. अगर जब डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर प्रिसाइड करेगा हाउस में तो वो भी फर्स्ट इंस्टांस में अपना वोट नहीं कर पाएगा. उसके पास भी कास्टिंग वोट होगी एज ए स्पीकर. फर्दर व्हेन रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही सी कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ द हाउस, हाउ ई सी में बी प्रेजेंट. ठीक है. जब रिमूवल का रेजोल्यूशन जब पास होने को होगा ना, डिप्टी स्पीकर के रिमूवल का जो रेजोल्यूशन पास हो रहा होगा उस टाइम क्या होगा? डिप्टी स्पीकर बेसिकली प्रिसाइड नहीं करेगा. ठीक. हालांकि वो प्रेजेंट रहेगा हाउस में. व्हेन द स्पीकर प्रिसाइड ओवर द हाउस, डिप्टी स्पीकर इज लाइक एनी अदर मेंबर ऑफ द हाउस. देखो, जब स्पीकर प्रिसाइड करेगा तो डिप्टी स्पीकर और सारे एमपी के बीच में बैठकर एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह ही वर्क करेगा. ठीक है.
वो स्पीक कर सकता है हाउस में, उसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, और वोट कर सकता है ऑन एनी क्वेश्चन बिफोर द हाउस, बेसिकली सेम पावर एंड प्रिविलेज एज ए ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, द डिप्टी स्पीकर इज इंटाइटल्ड टू रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस फिक्स बाय द पार्लियामेंट। जो डिप्टी स्पीकर की सैलरी एंड अलाउंस है ना, वो पार्लियामेंट फिक्स करता है। ये भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होता है, मतलब एनुअली इस पे वोट करके इसकी जो सैलरी और अलाउंस है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। देखो, एक कन्वेंशन के हिसाब से ना, कि जो स्पीकर होगा वो जनरली रूलिंग पार्टी से होता है, ठीक, जबकि डिप्टी स्पीकर की बात करें तो अपोजिशन पार्टी से होता है। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वाइल एज्यूमिंग देयर ऑफिस डू नॉट मेक एंड सब्सक्राइब एनी सेपरेट ओथ आर परमिशन। देखो, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर है ना, जब ये अपने स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को लेते हैं तो इनको कोई अलग से ओथ या अफर्मेशन नहीं लेना पड़ता। जनरली जब ये एमपी इलेक्ट होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, तो वही जो ओथ एंड अफर्मेशन होती है उसी से काम चल जाता है, ठीक है। इनको ऑफिस एज्यूम करते टाइम एज ए स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कोई एज सच ओथ या अफर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक। द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया 1921। अब देखो, जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का जो इंस्टीट्यूशन है ना, इंडिया में कब से शुरुआत हुआ, तो 1921 से शुरू हुआ था, ठीक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविज़न के हिसाब से, जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड फॉर्म भी बोला जाता है, उसी बेसिस पे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया में शुरू हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। एट दैट टाइम द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर वर कॉल्ड द प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट, बट उस टाइम इन्हें स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर नहीं बोला जाता था। क्या बोला जाता था? प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है। दैट्स वाई आवर फर्स्ट स्पीकर प्रिसाइड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज नोन एज प्रेसिडेंट, ओके, रिस्पेक्टली, एंड द सेम नॉमिनिक्लेचर कंटिन्यू टिल 1947 तक। नॉमिनिक्लेचर कंटिन्यू रहा। बिफोर 1921 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यूज टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे पहले क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था ना, वो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की मीटिंग होती थी उसको प्रिसाइड करता था। 1921 में क्या हुआ कि फ्रेडरिक विटे एंड सच्चिदानंद सिन्हा ये गवर्नर जनरल के थ्रू अपॉइंट हुए फर्स्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। सो पहले स्पीकर कौन हुए? फ्रेडरिक विटे, एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर कौन हुए? इंडियन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। इन 1925 विठल भाई जी पटेल बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। 1925 में विठल जी पटेल, जो कि सरदार पटेल के ब्रदर्स भी थे, वो फर्स्ट इंडियन और फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर बने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। सो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर इंडियन कौन था? तो वो था सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। वहीं अगर पहले स्पीकर की बात करें तो विठल भाई जी पटेल थे, ठीक, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 चेंज द नॉमिनिक्लेचर ऑफ प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली टू द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर रिस्पेक्टिवली। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ना, ये जो प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट था, मतलब जो नॉमिनिक्लेचर था, उसे चेंज करके क्या कर दिया गया? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कर दिया गया। However, the old nomenclature continued till 1947 as federal part of 1935 Act was not implemented. देखो, हालांकि ये फेडरल पार्ट में था जो ये नेम चेंज हुआ था, लेकिन चूँकि ये फेडरल पार्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था, क्योंकि उसके लिए कुछ मेजोरिटी थी प्रिंसली स्टेट के लिए डिसाइड की गई थी कि भाई इतने जब प्रिंसली स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे तभी ये जो प्रोविज़न है फेडरल स्ट्रक्चर वाला, फेडरल पार्ट तभी इम्प्लीमेंट होगा। बट एक्चुअली में हुआ क्या कि जो चाहिए थे स्ट्रेंथ वो हो नहीं पाया, इसलिए जो फेडरल पार्ट था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। इसे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। जीबी मालवांकर एंड अनंत संयम Iyengar had the distinction of being the first speaker and first deputy speaker respectively of the Lok Sabha. पहले स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कौन बने, मतलब विद दिस नॉमिनिक्लेचर? तो जीबी मालवांकर एंड अनंत सैनम अयंगर बने, ठीक है। जीबी मालवांकर आल्सो हेल्ड द पोस्ट ऑफ स्पीकर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जीबी मालवांकर जी ने, मतलब जीबी मालवांकर जी ने पहला स्पीकर का पोस्ट हेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, लेजिस्लेटिव असेंबली का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले स्पीकर तो जीबी मालवंकर जी ही थे, ठीक है। एज वेल एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट भी जो जैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह भी वर्क करती थी जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट वगैरह तैयार करना होता था, लेकिन जब पार्लियामेंट अगर कोई लावा पास करना हो तो पार्लियामेंट के फॉर्म में भी काम करती थी। तो जीबी मालवंकर जी इसके पहले स्पीकर थे। He hold the post of Speaker of Lok Sabha continuously for 1 decade from 1946 to 1956। ये ऐसे थे ना कि जीबी मालवंकर जी लगभग 1 डिकेड तक स्पीकर की पोस्ट पे रहे हैं, ठीक है, 1946 टू 1956। अब बात करते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा। देखो, डिप्टी स्पीकर एंड स्पीकर तो होंगे ही लोकसभा में, लेकिन कुछ पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी होते हैं लोकसभा में जो सर्टेन कंडीशन में प्रिसाइड करते हैं, ठीक है। अब वो कंडीशन पे हम ध्यान रखेंगे कि किस कंडीशन में प्रिसाइड करते हैं। अंडर द रूल ऑफ द लोकसभा द स्पीकर नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग्स द मेंबर ऑफ अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन्स। ओके, जो स्पीकर होंगे ना, वो जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, उनमें 10 मेंबर का एक पैनल नॉमिनेट्स करेंगे और उसे क्या बोलेंगे, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, ठीक है। अब ये कब प्रिसाइड करेंगे ओवर द हाउस, जब स्पीकर अब्सेंट होंगे या डिप्टी स्पीकर, जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जब अब्सेंट रहेंगे तब ये जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है ना, तब ये प्रिसाइड करेंगे इनमें से कोई एक, ठीक है। ही सी हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर वन सो प्रिसाइडिंग। जब ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन में कोई भी जब प्रिसाइड करेगा ना, तो उसके पास भी सेम पावर होगा एज ए स्पीकर। ही सी होल्ड द ऑफिस अंटिल द न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज नॉमिनेटेड। जब तक कि न्यू पैनल ऑफ चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं हो जाते हाउस के लिए, तब तक ये अपना पोस्ट होल्ड करके रखेंगे। व्हेन ए मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ चेयरपर्सन इज आल्सो नॉट प्रेजेंट, देखो अगर जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन 10 लोगों का होगा, अगर इसके भी मेंबर प्रेजेंट नहीं हैं तो क्या होगा कि कोई दूसरा पर्सन जो कि हाउस के द्वारा डिटरमाइंड होगा, वो एज ए स्पीकर एक्ट करेगा। इट मस्ट बी एम्फेसिस्ड हियर दैट ए मेंबर ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर इज वेकेंट। देखो, अगर अब्सेंट रहेंगे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, तब तो ये पैनल्स ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक प्रिसाइड करेगा। लेकिन मान लो कि अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है, अब्सेंट नहीं है, वैकेंट होने के केस में हाउस क्या करेगा, हाउस सबसे पहले इस वैकेंसी को फिल करेगा। इस केस में डिप्टी पैनल ऑफ जो चेयरपर्सन है वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग सच टाइम स्पीकर ड्यूटीज आर परफॉर्म्ड बाय सच ए मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, ऐसे टाइम में कोई जिसे प्रेसिडेंट जिसे अपॉइंट करेगा ना स्पीकर के पर्पस, स्पीकर का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, वही प्रिसाइड करेगा हाउस को। वैकेंसी के केस में जो ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन है, इनमें से कोई भी प्रिसाइड नहीं करेगा हाउस को, ये ध्यान रखना है। अब्सेंटी के केस में स्पीकर डिप्टी स्पीकर के प्रिसाइड करेंगे, लेकिन अगर वैकेंट है पोस्ट तो प्रिसाइड नहीं करेंगे। उसको प्रिसाइड करने के लिए प्रेसिडेंट एक मेंबर्स को अपॉइंट करेगा फ्रॉम अमंग्स द मेंबर्स। ओके, द इलेक्शन आर हेल्ड एज सून एज पॉसिबल टू फिल द वैकेंट पोस्ट। इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है ताकि जल्दी से जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की पोस्ट है उसको फिल किया जा सके, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीकर प्रोटेम, ये क्या होता है। एज प्रोवाइडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा वैकेट हिज आर ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द न्यूली इलेक्टेड लोकसभा, ठीक है। जब नई लोकसभा इलेक्ट होके आती है ना, तो उसके फर्स्ट मीटिंग से जस्ट पहले, ठीक है, जो ये स्पीकर होता है ना पिछली लोकसभा का, वो अपनी सीट वैकेट्स करता है। अब ऐसे टाइम पे हाउस को चलाने के लिए कौन होगा, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक मेंबर्स को अपॉइंट करेगा एज ए प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसे सिलेक्ट किया जाता है, ठीक। द प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर ओथ टू द स्पीकर प्रोटेम, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करेगा, ये जो प्रोटेम स्पीकर होगा उसको ओथ दिलाएगा, ठीक है। जनरली स्पीकर डिप्टी स्पीकर को कोई अलग से ओथ नहीं दिलाया जाता है, क्योंकि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो ओथ लेते हैं, वही इनफ होता है। लेकिन जो स्पीकर प्रोटेम है, इसको ओथ दिलाता है कौन, तो इसे प्रेसिडेंट ओथ दिलाता है। द स्पीकर प्रोटेम हैज़ ऑल द पावर ऑफ स्पीकर। देखो, जो प्रोटेम स्पीकर है उसके पास सारे पावर होंगे स्पीकर के। वो प्रिसाइड करेगा फर्स्ट सिटिंग को, जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा होगी, ठीक है। इसकी जो मेन ड्यूटी होगी वो न्यू मेंबर्स जो हैं उनको ओथ एडमिनिस्टर करवाना। तो जो न्यूली इलेक्टेड लोकसभा है
उसके मेंबर्स को ओथ बेसिकली कौन दिलाता है, तो स्पीकर प्रोटेम दिलाता है। ही सी आल्सो इनेबल्स द हाउस टू इलेक्ट द न्यू स्पीकर, वही कहीं ना कहीं नए स्पीकर को इलेक्ट करवाने में हेल्प करता है। ठीक, When a new speaker elected by the house, the office of speaker pro tem cease to exist. जैसे ही नया स्पीकर इलेक्ट होगा हाउस का, जो ऑफिस होगी ना स्पीकर प्रो टेम की, वो सीज हो जाएगी, मतलब वो खत्म हो जाएगी। हैंस द ऑफिस इज टेम्परेरी, मतलब इसका क्या हुआ कि जो प्रो टेम स्पीकर की ऑफिस है वो बस टेम्परेरी पीरियड के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं हम राज्यसभा के बारे में। अभी तक हमने प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के देखे, अब हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स राज्यसभा के देखेंगे। तो सबसे पहले चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, हम जानते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का वो चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का। ठीक है, देखो ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट द, देखो मान लो कभी ऐसा केस हो गया कि प्रेसिडेंट नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का वर्क करता है। ठीक है, या प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज करता है अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट है, तो उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वो एज अ चेयरमैन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज हर ऑफिस ओनली इफ सी इज रिमूव फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वही चेयरमैन रहेगा राज्यसभा का। अगर चेयरमैन के पद से हटाना है किसी आदमी को तो उसको वाइस प्रेसिडेंट के पद से भी हटाना पड़ेगा। As a presiding officers, the power and function of the chairman in the Rajya Sabha are similar to those of speaker in the Lok Sabha। ठीक है, क्योंकि जो ये चेयरमैन होता है ना ये राज्यसभा का स्पीकर होता है कुल मिला के, तो इसके पास भी वही सारे पावर होते हैं। ठीक है, जो लोकसभा के स्पीकर के पास होते हैं। हालांकि जो स्पीकर है ना उसके पास कुछ स्पेशल पावर होते हैं, बेसिकली 2 स्पेशल पावर होते हैं जो कि डिफर करते हैं इसे चेयरमैन से, जो चेयरमैन एंजॉय नहीं करता। पहली बात तो ये, पहला पावर तो ये कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं ये कौन डिसाइड करता है, ये स्पीकर ही डिसाइड करता है, उसी का डिसीजन फाइनल होता है। अगर मनी बिल को सर्टिफाइड करना हुआ तो चेयरमैन के पास ये पावर नहीं है, केवल स्पीकर के पास ही पावर ये है। ठीक है, स्पीकर क्या करता है जब जॉइंट सिटिंग होती है ना 2 हाउसेस की, अगर कोई बिल पे डेडलॉक क्रिएट हो जाता है तो जॉइंट सिटिंग के केस में स्पीकर ही प्रिसाइड करता है, चेयरमैन कभी प्रिसाइड नहीं करता। ये ध्यान रखना है कि जॉइंट सिटिंग में स्पीकर प्रिसाइड कर सकता है, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड कर सकता है, डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड कर सकता है, बट चेयरमैन कभी प्रिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, अनलाइक स्पीकर हु इज अ मेंबर ऑफ द हाउस, द चेयरमैन इज नॉट मेंबर ऑफ द हाउस। स्पीकर कौन होता है, बेसिकली एमपी ही होता है, हाउस का ही मेंबर होता है लोकसभा के ना, बट चेयरमैन के केस में ऐसा नहीं है, वो हाउस का ही मेंबर नहीं होता है। बट लाइक स्पीकर चेयरमैन का आल्सो कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, बट जैसे स्पीकर होता है ना कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करता, उसके पास कास्टिंग वोट की पावर होती है। किस केस में, जब कहीं ना कहीं हाउस की वोटिंग जब टाई हो जाती है। ठीक है, मान लो किसी क्वेश्चन पे सेम वोट पड़े तो कास्टिंग वोट स्पीकर के पास होता है, भाई वो जिसके फेवर में वोट कर देगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक, वैसे ही ये कास्टिंग वोट वाली पावर जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन के पास भी है। ठीक है, ये भी कास्टिंग वोट कर सकते हैं इन केस ऑफ इक्वलिटी ऑफ वोट। द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द राज्यसभा एज इट चेयरमैन व्हेन रेजोल्यूशन ऑफ हिज रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। अब मान लो कि जो राज्यसभा का चेयरमैन है ना या वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन पास हुआ है राज्यसभा में, ठीक, तो इस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन प्रिसाइड नहीं करेगा, सेम एज अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। However, he can present and speak in the house and can take part in the proceeding। हालांकि वो हाउस में प्रेजेंट रहेगा, स्पीक भी कर सकता है, ठीक है, एंड हाउस के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वोटिंग इसके पास नहीं होगी। ठीक है, हालांकि जो स्पीकर होता है ना लोकसभा में उसके पास फर्स्ट इंस्टांस में एज अ लाइक ऑर्डिनरी मेंबर्स उसके पास वोट करने की पावर होती है जब उसके रिमूवल का मोशन कंसिडरेशन में होता है। ठीक, ठीक, तो ये हुआ हमारा, ये हो रहा था हमारा चेयरमैन का। ठीक, अब देखो, एज इन केस ऑफ स्पीकर द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ चेयरमैन आर आल्सो फिक्स बाय द पार्लियामेंट। जैसे स्पीकर की सैलरी एंड अलाउंस कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट, वैसे ही चेयरमैन की सैलरी अलाउंस कौन फिक्स करता है, पार्लियामेंट। ठीक है, ये भी, इसकी भी सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होती है, मतलब एनुअली इस पर वोट नहीं करके इसको डिफर नहीं किया जा सकता, सो दैट द इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन कैन बी मेंटेन। ठीक है,
ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट आर डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मान लो किसी टाइम वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट वर्क कर रहा है या प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज कर रहा है, इस केस में उसे जो सैलरी अलाउंस है ना, जो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को पे किया जाता है, वो उसे नहीं मिलेगी, बट इसको सैलरी अलाउंस प्रेसिडेंट की ही मिलेगी। ठीक, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात कर लेते हैं। डिप्टी चेयरमैन बेसिकली राज्यसभा का मेंबर होता है। राज्यसभा के मेंबर ही अपने में से एक डिप्टी चेयरमैन को चूज़ करते हैं फॉर राज्यसभा। जब ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन वैकेंट रहती है ना, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए राज्यसभा किसी दूसरे मेंबर को अपॉइंट कर देती है। डिप्टी चेयरमैन को अपनी सीट वेकेट करनी पड़ती है, हाउस पे खाली करनी पड़ती है इन 3 कंडीशन। पहला कि उनकी जो मेंबरशिप है जो राज्यसभा से वो सीज हो जाए, मतलब वो मेंबर ना हो, तब उनको अपनी ऑफिस वेकेट करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर वो रिज़ाइन कर दें बाय राइटिंग चेयरमैन, अगर वो कोई रेजोल्यूशन पास करके उन्हें हाउस से रिमूव कर दिया जाता है एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, लेकिन उसके लिए उन्हें पहले 14 डेज़ की एडवांस नोटिस देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि जितने भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, लगभग सबके रिमूवल के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द चेयरमैन ऑफिस वन। देखो, अगर जो चेयरमैन है ना, उसकी ऑफिस अगर वैकेंट रहेगी, ठीक, या फिर किसी केस में वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होता है राज्यसभा का, अगर वो प्रेसिडेंट का वर्क कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में प्रिसाइड कौन करेगा हाउस को? डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा। ठीक, अगर वाइस जो चेयरमैन है ना, वो अब्सेंट रहता है, ठीक, हाउस की किसी सिटिंग से, तो उस टाइम भी प्रिसाइड कौन करेगा? डिप्टी चेयरमैन ही करेगा एज ए चेयरमैन। दोनों केसेस में इसके पास वो सारी पावर होगी जो चेयरमैन के पास होती है राज्यसभा की। इट शुड बी एम्फेसिस हियर दैट द डिप्टी चेयरमैन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द अब देखो, डिप्टी चेयरमैन जो है ना, जैसे डिप्टी स्पीकर था वो सबऑर्डिनेट नहीं होता था स्पीकर के, उसी तरह डिप्टी चेयरमैन भी जो है ना, वो सबऑर्डिनेट नहीं है चेयरमैन के। इसके पास भी ये डायरेक्टली चूँकि राज्यसभा से चुना जाता है, तो ये राज्यसभा को रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पीकर को रिस्पॉन्सिबल, डिप्टी स्पीकर को ना रिस्पॉन्सिबल होता है, और ना ही जो डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन को रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखो, जब डिप्टी चेयरमैन एज ए चेयरमैन वर्क करता है ना, तो जैसे चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट की पावर ही रहती थी, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं कर सकता था, केवल जब वोट इक्वलिटी ऑफ वोट के केस में कास्टिंग वोट थी, तो जब डिप्टी चेयरमैन भी ना प्रिसाइड करेगा हाउस को, तो इसके पास भी कास्टिंग वोट ही आ जाएगी। ठीक है, मतलब कुल मिला के मोटा मोटा आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब डिप्टी चेयरमैन एज ए चेयरमैन करेगा, तो उसके पास वो सारी फंक्शन पावर होंगी जो चेयरमैन के पास होती है। ठीक, फर्दर व्हेन ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही सी कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस था इसी में। ठीक है, तो अगर जब उसका रिमूवल, डिप्टी चेयरमैन के बीच रिमूवल का रेजोल्यूशन जो चल रहा होगा, ठीक है, हाउस में, तो उस टाइम वो प्रिसाइड नहीं करेगा, जस्ट लाइक ए चेयरमैन। व्हेन ए चेयरमैन प्रिसाइड ओवर द हाउस, डिप्टी चेयरमैन, देखो जब चेयरमैन होगा ना, हाउस में प्रिसाइड करेगा, तो डिप्टी चेयरमैन एक ऑर्डिनरी राज्यसभा मेंबर की तरह ही रहेगा। ठीक है, वो हाउस में बात करेगा, बोल सकता है किसी मैटर पे, ठीक है, उसकी जो हाउस की प्रोसीडिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और किसी भी क्वेश्चन पे वोट कर सकता है इन ए फर्स्ट इंस्टेंस लाइक ऑर्डिनरी राज्यसभा मेंबर्स। लाइक द चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन आल्सो इंटाइटल्ड टू रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस। जिस तरह से चेयरमैन को ये अधिकार होता है कि भाई उसको एक रेगुलर सैलरी एंड अलाउंस मिलेगा, उसी तरह से डिप्टी चेयरमैन भी इंटाइटल्ड करता है इन सब चीज़ों को। और इसकी भी सैलरी अलाउंस किसके द्वारा फिक्स होती है? पार्लियामेंट के थ्रू, एंड बेसिकली चार्ज ऑन द कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया, सो दैट दे कैन नॉट पुट अंडर द वोटिंग एट इन एवरी ईयर। ओके, एंड दिस प्रोविजन इज बेसिकली एडेड बिकॉज वी वॉन्ट द इम्पार्शियलिटी ऑफ द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, अब पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं राज्यसभा। ठीक, अंडर द रूल ऑफ द राज्यसभा, चेयरमैन नॉमिनेट्स फ्रॉम अमंग द, अब देखो चेयरमैन क्या करेगा, जो मेंबर्स हैं ना राज्यसभा में, उन्हीं में से एक पैनल अपॉइंट करेगा, मतलब नॉमिनेट्स करेगा वाइस चेयरपर्सन का। ठीक है, जब ये चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन अब्सेंट रहेंगे हाउस से ना, तब क्या होगा, ये जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन थे ना, उन्हीं में से कोई प्रिसाइड करेगा हाउस को। ठीक है,
जब ये प्रिसाइड करेंगे हाउस को तो इनके पास वो सारी पावर होंगी जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि चेयरमैन के पास होती है। ठीक है, ये कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे? पैनल ऑफ चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, जब तक कि नए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट नहीं हो जाते। ठीक, व्हेन ए मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ वाइस, अगर देखो मान लो कि जो मेंबर ऑफ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है ना, उनमें भी अगर वो लोग भी प्रेजेंट नहीं रहे हाउस में, तब उस टाइम कौन प्रिसाइड करेगा? तो बेसिकली कोई दूसरा आदमी प्रिसाइड करेगा, ठीक है, जो कि हाउस के द्वारा चूज किया जाएगा। ठीक, इट मस्ट बी एम्फेसिस हियर दैट मेंबर ऑफ द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द हाउस। देखो अब यहाँ पे भी ध्यान देने की बात है, अगर चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन की ऑफिस एब्सेंट रहते हैं वो अपने ऑफिस से, तब तो इस केस में जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है ना, वाइस चेयरपर्सन है, वो प्रिसाइड करेंगे। लेकिन मान लो कि स्पीकर एंड डिप्टी मतलब ये चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन की पोस्ट वैकेंट है, इस केस में पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन प्रिसाइड नहीं करेंगे। इस केस में प्रेसिडेंट जो होगा वो जल्दी से क्या करेगा? अपॉइंट करेगा एक एक्टिंग चेयरमैन को, ठीक है, एक एक्टिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज सेपरेट सेक्रेटेरिएट ऑफ इट्स ओन। देखो अब सेक्रेटेरिएट की बात करें पार्लियामेंट की, तो दोनों हाउसेस के अपने अलग अलग सेक्रेटेरिएट हैं। सेक्रेटेरिएट मतलब जो काम हम देखते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, मतलब मेनली तो वही सारी भूमिका निभाते हैं। हाउ देयर कैन बी सम पोस्ट कॉमन टू बोथ द, लेकिन हालांकि जो कुछ पोस्ट है ना वो दोनों हाउसेस के लिए कॉमन है। ठीक, देयर रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन आर रेगुलेटेड बाय द पार्लियामेंट। उनके रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन पार्लियामेंट ही रेगुलेट करता है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट बाय द देखो द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल। अब जो सेक्रेटेरिएट है ना दोनों हाउस का, उसको हेड किसके द्वारा किया जाता है? सेक्रेटरी जनरल को। सेक्रेटरी जनरल एक परमानेंट ऑफिसर्स होता है और ये किसके द्वारा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब लीडर्स इन पार्लियामेंट की बात करते हैं। लीडर ऑफ द हाउस कौन रहेगा? लीडर ऑफ द हाउस वो रहेगा जिसकी गवर्नमेंट रहेगी, उसका लीडर। जैसे अंडर द रूल ऑफ द लोकसभा, रूल ऑफ द लोकसभा के अंदर ये मेंशन है, लीडर ऑफ द हाउस का मतलब है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, if he is a member of the Lok Sabha or minister who is member of the Lok Sabha and nominated by the Prime Minister to function as a leader of the house। अब देखो कुछ केस में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो प्राइम मिनिस्टर हो, ठीक है, उसे लीडर ऑफ द हाउस तो बोलेंगे, लेकिन लोकसभा, मान लो कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं है, वो राज्यसभा का मेंबर है, लाइक मनमोहन सिंह जी, इंदिरा जी। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि लोकसभा में एज अ लीडर ये जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ना दूसरे हाउस से, ये अपॉइंट करेंगे कि भैया हम इस हाउस के मेंबर हैं नहीं, तो आप एज अ लीडर इस हाउस में हमको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देयर इज आल्सो लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा। देखो दोनों हाउसेस में लीडर ऑफ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर मान लो कि जो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से है, लोकसभा का मेंबर है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा? राज्यसभा में एक लीडर अपॉइंट करेगा खुद से। ठीक, कि भैया हम राज्यसभा के मेंबर तो है नहीं, तो आप एज अ लीडर रिप्रेजेंट करेंगे हमको राज्यसभा में। ठीक है, वाइस वर्सा दोनों केस में ऐसा होता है। द लीडर ऑफ द हाउस इन आइदर हाउस इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शनरी एंड एक्सरसाइज डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण इसका वर्क होता है। ही सी कैन आल्सो नॉमिनेट ए डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस। ये डिप्टी लीडर भी चूज कर सकता है हाउस में। ठीक, द सेम फंक्शनरी इन यूएसए इज नोन एज मेजोरिटी लीडर। यूएसए में जो ये लीडर होता है ना उसे मेजोरिटी लीडर बोलते हैं। अब बात करते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात। ठीक है, रागा की बात। इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट देयर इज अ लीडर ऑफ अपोजिशन। दोनों हाउसेस में लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज सिग्निफिकेंट। अब देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना लीडर ऑफ अपोजिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। ये कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं, एक अल्टरनेट गवर्नमेंट रेडी है अगर ये गवर्नमेंट पावर से जाती है। His her main function are to provide constructive criticism of the policies of the government and to provide an alternative government। ठीक है, इसका जो लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कि ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करेंगे गवर्नमेंट का। ठीक है, जिससे गवर्नमेंट और अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ लेके आए, और ये कहीं ना कहीं एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट भी रेडी रखते हैं। देयरफॉर द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा वर अकॉर्डेड स्टेचुटरी रिकग्निशन 1970। इसीलिए जो लीडर है ना लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको एक स्टेचुटरी रिकग्निशन दिया गया है इन 1977 अंडर द सैलरी अलाउंस
salary and allowance of the leader of opposition parliament act 1977. They are also entitled to the salary allowance. देखिए इनको वो सारी सैलरी अलाउंस एंड अदर फैसिलिटी मिलती है जो कि एक कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के ही होते हैं। 1969 में क्या हुआ? इट वॉज इन 1969 दैट एन ऑफिशियल लीडर ऑफ द अपोजिशन वॉज रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो 1969 में ऐसा हुआ था ना कि कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी कई स्टेट में वो चली गई थी, ठीक है, सेंट्रल में भी वो थोड़ा थोड़ा अपना पावर लूज़ कर रही थी, तो उसी टाइम जो लीडर ऑफ अपोजिशन का कॉन्सेप्ट था ना, फर्स्ट टाइम लीडर ऑफ अपोजिशन को रिकॉग्नाइज किया गया था, ठीक है। यूएसए में ये लीडर ऑफ अपोजिशन को क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी लीडर बोलते हैं, ठीक। अंडर द अबव एक्ट द लीडर ऑफ अपोजिशन मीन्स दैट द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर द लोकसभा who is for the time being the leader in that house of the party in that house of the party in the opposition to the government having the greatest numerical strength and recognized as such by chairman or the speaker। देखो डिप्टी स्पीकर बेसिकली ये लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है कि भैया एक तो लीडर हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ठीक है, अब उसके अपोजिशन में एक और पार्टी होगी, तो सामने वाली वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी ना, जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है जिसके सबसे ज़्यादा मेंबर चूज़ होके आए हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना लीडर चूज़ करती है और उसी लीडर को लीडर ऑफ अपोजिशन बोला जाता है, ठीक है। इसको रिकॉग्निशन कौन देता है? चेयरमैन या स्पीकर, ठीक। फर्दर वेयर देयर इज टू आर मोर पार्टीज इन अपोजिशन टू द गवर्नमेंट हैविंग सेम न्यूमेरिकल, अब मान लो कि दो पार्टी हैं जिनकी सेम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है इन अपोजिशन, ठीक, तब क्या होगा कि चेयरमैन और स्पीकर रिकॉग्नाइज करेगा किसी भी पार्टी के लीडर को एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, और जो जिसको रिकॉग्नाइज कर देगा वो डिसीजन फाइनल होगा और वही कॉन्क्लूसिव होगा, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इशूड बाय द चेयरमैन एंड स्पीकर द मिनिमम न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ रिक्रूट रिकॉग्नाइज एज अ पॉलिटिकल पार्टी इज 1/10। कम से कम अगर 100 सीट है ना लोकसभा में, तो कम से कम 10 सीटें पाओगे आप, तभी रिकॉग्नाइज होगे एज अ लीडर ऑफ अपोजिशंस, ठीक। अब देखो द ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम हैज़ यूनिक इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड शैडो कैबिनेट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना शैडो कैबिनेट का कॉन्सेप्ट है। जो हमारे यहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन होता है ना, उसके मिनिस्टर होते हैं, तो इनके यहाँ क्या होता है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो भी अपनी एक अलग कैबिनेट बनाते हैं, ठीक है। वो भी जिस तरह गवर्नमेंट एक साइड काम करती है वैसे वो दूसरी तरह काम करते हैं और वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा अच्छी पॉलिसी सामने रखते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शन हो तो लोग कहें कि हाँ ये तो और अच्छा परफॉर्म कर रहा था उस टाइम। मतलब भले ही इनकी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं होती हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक कैबिनेट की तरह ही काम करते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द अपोजिशन पार्टी टू बैलेंस द रूलिंग कैबिनेट, ठीक है। रूलिंग कैबिनेट को बैलेंस करने के लिए अपोजिशन पार्टी एक शैडो कैबिनेट बनाती है एंड टू प्रिपेयर इट्स मेंबर फॉर फ्यूचर। देखो जब कभी फ्यूचर में वो जीत के आएंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास वो इफिशिएंसी रहेगी, काम कर पाएंगे। हमारे यहाँ जैसे नहीं कि कोई भी अनपढ़ जाके तुरंत बैठ गया, ना कोई जानकारी ना वानकारी, और सीधे जाके कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, चला रहा है सब कुछ। इन दिस शैडो कैबिनेट ऑलमोस्ट एवरी मेंबर इन द रूलिंग कैबिनेट इज शैडोड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखो मान लो रूलिंग कैबिनेट है, ठीक है, उसमें कोई लॉ मिनिस्टर है, तो ऐसे ही जो शैडो कैबिनेट अपोजिशन बनाएगा ना, उसमें भी एक मेंबर होगा लॉ मेंबर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक परछाई जैसा काम करता है, ठीक है, कि जो मेंबर रूलिंग कैबिनेट में होंगे उन्हीं को कॉपी पेस्ट करता हुआ, कॉपी पेस्ट इन नहीं कि मतलब सेम पोजीशन में ये शैडो कैबिनेट में भी मेंबर बनाए जाएंगे, ठीक है। वो सोचेंगे कि हम इनसे अच्छा काम करें ताकि नेक्स्ट इलेक्शन जब हो तो हम एज अ रूलिंग पार्टी विन करके आएँ। दिस शैडो कैबिनेट सर्व एज द अल्टरनेट कैबिनेट, कहीं ना कहीं एक अल्टरनेट कैबिनेट की तरह वर्क करती है इफ़ देयर इज चेंज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। दैट इज़ वाई आइबर जेनिंग डिस्क्राइब द लीडर ऑफ अपोजिशन एज एन अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर। इसी वजह से आइबर जेनिंग्स जो है ना एक ब्रिटिश एक्सपर्ट थे ये, तो ये कहीं ना कहीं जो अपोजिशन का लीडर है ना उसको अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर भी बोलते हैं। जो ये है ना लीडर ऑफ अपोजिशन, वो कहीं ना कहीं एक मिनिस्टर का स्टेटस इंजॉय करता है और गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है। Though the office of the leader of the house and the leader of opposition are not mentioned in the constitution, जो ऑफिस ऑफ लीडर और लीडर ऑफ अपोजिशन है ना, इसको ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया कि ये लीडर होंगे ये लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है? तो रूल ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, रूल ऑफ द हाउस एंड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट रिस्पेक्टिवली मेंशन है, ठीक है, 1977 में, ठीक।
तो तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीडर और लीडर पोजीशन का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। कहाँ पे मेंशन है? रूल ऑफ द हाउस एंड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूट। आप इसको नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस ये मेंशन नहीं है। अब बात करते हैं हम विप्स की, ठीक है। विप्स क्या होता है? ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और ना ही किसी रूल ऑफ द हाउस में मेंशन है, ठीक है। ये बेसिकली एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के थ्रू बनाया गया है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, वो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन पार्टी हो, एक चीफ विप्स एंड विप्स अपॉइंट करती है पार्लियामेंट में, ठीक, अपनी पार्टी के लिए। द विप्स इज अपॉइंटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी टू सर्व एज असिस्टेंट फ्लोर लीडर, ठीक है। कहीं ना कहीं ये असिस्टेंट फ्लोर लीडर की तरह काम करता है विप्स, ठीक। ही सी इज चार्ज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ हिज पार्टी। देखो अब मान लो अपोजिशन पार्टी है, ठीक है। अब ऐसा कहीं हो जाए कि अपोजिशन पार्टी के मेंबर ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है, हाँ, और तो कहीं ना कहीं कोई बिल हुआ तो कैसे अपोज करेंगे भाई? जब स्ट्रेंथ ही नहीं आपकी बैठ पा रही है लोकसभा में, तो कैसे आप किसी बिल को अपोज करेंगे? या गवर्नमेंट अगर कोई रॉन्ग स्टेप ले रहा है तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो उसके लिए स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। और इस स्ट्रेंथ को मेंटेन कौन करके रखता है हाउस में? तो वो विप ही है जो इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ठीक। अब देखो, फेवर ऑफ अगेंस्ट द पर्टिकुलर इशू, ठीक है। ही सी रेगुलेट एंड मॉनिटर देयर बिहेवियर इन द पार्लियामेंट। कहीं ना कहीं ये रेगुलेट और मॉनिटर करता है जो मेंबर्स हैं उस पार्टी के पार्लियामेंट में, ठीक। द मेंबर आर सपोज टू फॉलो द डायरेक्टिव गिवन बाय देम। ऐसा माना जाता है कि जो मेंबर वही करेंगे जो विप्स बोलेगा, अदरवाइज क्या होगा कि उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। चीफ विप ऑफ द गवर्नमेंट पार्टी इन द लोकसभा इज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स। देखो चीफ विप जो गवर्नमेंट है ना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वाली जो पार्टी है जो पावर में है, उसका जो चीफ विप होगा ना लोकसभा में, वो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स ही होता है, ठीक। अब इन द राज्यसभा द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट अफेयर्स होल्ड दिस पोजीशंस। राज्यसभा में अगर बात करें तो गवर्नमेंट पार्टी का जो विप होता है, चीफ विप होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स होता है, ठीक। अब चीफ विप्स का क्या है कि ये डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्सिबल होता है? तो लीडर ऑफ द हाउस को। इसकी ये ड्यूटी का पार्ट है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करे किस मैटर पे? ऑन पार्लियामेंट्री बिजनेस एंड टू मेंटेन क्लोज लाइजन विद द मिनिस्टर इन रिगार्ड टू द पार्लियामेंट्री बिजनेस अफेक्टिंग द डिपार्टमेंट, ठीक है। तो चीफ whip of a recognized party and recognized group is entitled to telephone and secretarial facility under the leader and the chief whip recognition party and group in parliaments act, ठीक है। इनको कुछ जो चीफ विप हैं रिकॉग्नाइज पार्टी के, ठीक है, और जो रिकॉग्नाइज ग्रुप के, उनके वो कहीं ना कहीं इंटाइटल होते हैं, जैसे टेलीफोन, सेक्रेटेरिएट फैसिलिटीज एक्सेट्रा के, ठीक। Under the above act, recognized party means every party which has a strength of not less than 55 member in respect of Lok Sabha and 25 in respect of Rajya Sabha। देखो recognized party की बात करें ना हाउस में, तो अगर लोकसभा में किसी पार्टी की जो स्ट्रेंथ है वो 55 मेंबर की है या इससे ज़्यादा है, उससे कम ना हो, ठीक है। और राज्यसभा की बात करें तो उसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25 है, ठीक है। तो अगर इतने मेंबर हैं तो उसे रिकॉग्नाइज पार्टी का दर्जा दिया जाता है। सिमिलरली रिकॉग्नाइज ग्रुप का क्या बोलेंगे? रिकॉग्नाइज ग्रुप मीन्स एवरी पार्टी जिसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो लोकसभा में 30 मेंबर से कम ना हो, ठीक है, और राज्यसभा में 15 मेंबर से कम ना हो, ठीक। अब आते हैं हम समन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ये सारे समन्स हम देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो पहले ये सेशन ऑफ पार्लियामेंट है बेसिकली, सॉरी इफ़ आई वाज प्रोनाउंसिंग रॉन्गली दैट समनिंग, ओके। सो सेशन ऑफ पार्लियामेंट हम इसमें सम्मन देखेंगे, ठीक है, एडजर्नमेंट देखेंगे, एडजर्नमेंट साइन डाइन देखेंगे, प्रोग्रेगेशन देखेंगे, डिसोल्यूशन देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें, ठीक है। क्वारम्स देखेंगे, वोटिंग इन द हाउस क्या होता है, ठीक, मेथड ऑफ वोटिंग, ठीक, लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, राइट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो लगभग ऑलमोस्ट हम हाफ चैप्टर डन कर चुके हैं, ठीक है, हाफ नहीं फिर भी 40% तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा नेक्स्ट वीडियो जो होगा थोड़ा लंबा होगा, ठीक। तो उसमें हम ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट
60% तक तो कवर कर लें, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।